हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। मैं मीजोमेरिक इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहा था और डिस्कशन पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स अभी रह गए थे। उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग बचे हुए दो इफेक्ट, जिसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। एंड देन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रह जाएगा, वो उस पार्ट का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हमने आपको बताया था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम लोग ड्यूरिंग द चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को जब मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा, उस समय जो टाइप आएगी, मैं उस समय एक क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन हेलो एरीन आती है, तब हम वहाँ पर एसन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जब डिस्कशन होगा ही, तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस ना करके कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर देंगे। इसके बाद अभी हम जब हेलो एल्केन हेलो एरीन ही डिस्कस करेंगे, तब हम वहाँ पर आपको डिस्कशन में एलिमिनेशन रिएक्शन को भी डिस्कस कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर आने वाला है, या जो एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर आने वाला है, या जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर्स आने वाले हैं, उनमें हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो हमें लगता है वो मैकेनिज्म से सेपरेट ज़रूर हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं वो आगे वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेक्चर हम लोग आपको दे रहे हैं, वो हमारे निर्धारित समय सीमा से बियॉन्ड जा रहा है, आगे निकल गया है। एक दो लेक्चर्स तो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, आगे किसी पार्ट में हम थोड़ा सा कम समय दे देंगे, बट ये ज़रूरी पार्ट्स हैं। इसको ना तो हम छोड़ सकते हैं, और इसका अगर डिटेल नहीं बताएंगे तो फिर आपको इसका यूज़ समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग क्रम में बने रहिए। जो ओवरऑल निष्कर्ष निकलेगा वो ये रहेगा कि आपका निर्धारित समय सीमा में जो चीज़ निर्धारित थी उतनी पूरी हो जाएगी, और जो चीज़ हमें आपको सिखाना था वो आप सीख भी जाएंगे। और मैं आपको क्वेश्चंस ग्रुप पर भेजूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आप देखिएगा, 60-70% क्वेश्चंस में तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, खटाक से जो मैंने पढ़ाया है उससे आंसर तुरंत आ जाएंगे। 10-20% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद जिसमें आप ट्रैप हो जाओ, या जिसका आंसर जो आप सोचते हो वो आंसर ना आ करके कुछ अलग तरह का आंसर क्वेश्चंस में आता है। तो आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा सेलेक्ट होने का चांस रहता है। खैर, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, ये शुरुआत में बताने का एक मेन इंटेंशन ये था कि आप सभी लोग पढ़ाई में रिदम बना के रखें। वीडियोस में बिल्कुल काम की चीज़ रहती है, दाएं बाएं की चीज़ नहीं रहती है, बिल्कुल प्योर कंटेंट रहता है। और मसाला लगा करके कंटेंट बनाना इस चैनल में अलाउड भी नहीं है कि मैं मसाला लगाऊं, दुनिया भर की दाएं बाएं की बातें करूं, तब जा कर के मैं आपको प्रस्तुत करूं अपनी बातों को। तो यहाँ पर प्योर कंटेंट है। आप कंटेंट के मामले में जितना आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से जा कर के 10 घंटे में सीखोगे, उतना यहाँ 1.5 घंटे में आपको बता दिया जाएगा। और प्योर कंटेंट है, इसलिए बने रहें और सारी चीज़ें आप देखें और उसके क्वेश्चंस को करें। तो बच्चों, हम लोग मीज़ोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक अलग स्लाइड से बता देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं। एक, ये आपको पता है, इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ध्यान से सीखना, ये बच्चों कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड है। ठीक है। और एक और दूसरा नाम सुन रखा होगा आपने, जिसका नाम होता है फिनॉल। ये होता है फिनॉल। ये दोनों का जो नेचर होता है वो होता है कि जब इन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके आते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन गिव अप कर देता है। और ऐसे सभी पदार्थ जो जल में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन गिव अप करते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। तो बच्चों,
ये हमारा जो फिनॉल है, ये जो हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। ये दोनों ही के दोनों कैसा बिहेव करते हैं, इट बिहेव लाइक अ एसिड। ये कैसा बिहेव करते हैं, एसिड। अगर कोई पूछे क्यों बिहेव करते हैं एसिड की तरह, तो आपको रीज़न पता होगा, क्योंकि ये H+ आयन देते हैं, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम बेंजोइक एसिड से या फिनॉल से कुछ ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, कुछ ग्रुप अटैच कर दें, तो वो ग्रुप क्या करेंगे, उस ग्रुप के लगने से क्या बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसी तरह से फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम कुछ ग्रुप कार्बोक्सिलिक से या बेंजोइक एसिड से और फिनॉल से अटैच करें। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं एक और चीज़ें समझा रहा हूँ, इसको देखिए। ये हमारे पास है एसिड, और जब एसिड से H+ निकल जाता है तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बचता है, कॉन्जुगेटेड बेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा था HCl। अगर HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो HCl से क्या निकल गया, H+ Cl-। तो HCl क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल CH3 COOH है, ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है, इसको हमने डिज़ोल्व किया, H+ निकलने के बाद क्या बना, एसीटेट आयन और H+। ये जो एसीटेट आयन है ये कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों आपको कॉन्जुगेट बेस आपको पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको डिस्कस किया गया होगा, एसिड बेस की जब कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए होंगे तो वहाँ आपको ब्रोंस्टेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट सिखाया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या सीखना है, इस एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है, इट इज़ जस्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों इसको आपको रखना है याद, और इसको अगर आपने याद रख लिया तो आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कतें महसूस नहीं होंगी। बच्चों क्या याद रखना है, याद रखना है कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की, वो डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से सीखना। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, किसी भी चार्ज स्पीसीज जो होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बच्चों ये खुद का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, खुद का इन द सेंस कि जिसको सिंप्लीफाइड वे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख ले जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे HCl था, ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड था, जब इसने H+ निकाला तो क्या बच गया, Cl-। तो ये जो Cl- है ये एक चार्ज, ये एक आयन है, ठीक है, या कहें तो आयोनिक स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है। अब चार्ज में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
तो ये जो चार्ज स्पीशीज है, ये भी चार्ज स्पीशीज है, ये भी चार्ज स्पीशीज है। अगर चार्ज स्पीशीज कई सारी हैं तो हम देखेंगे कि कौन सी चार्ज स्पीशीज ऐसी है जिस पर चार्ज का अमाउंट कम है। अगर चार्ज का अमाउंट कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो बेसिकली चार्ज स्पीशीज होते हैं। अब उस चार्ज स्पीशीज पर अगर चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा तो वो चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आगे लगाएंगे। अब 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, मैं आपको सोचने के लिए एक पॉइंट बना करके रखता हूं, आप इसको सोचो। ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है COO-। अब बच्चों यहां से हमने एक ग्रुप लगाया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब आप सभी लोग जानते हो, ये ग्रुप या तो कौन सा होगा, -I ग्रुप होगा। -I का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। या फिर ये जो ग्रुप होगा ये थ्रू रिजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा होगा, दैट मीन्स ये इफेक्ट कौन सा होगा, -M। मतलब अगर कोई ग्रुप -I इफेक्ट लगाता है या फिर वो ग्रुप -M इफेक्ट लगाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ध्यान रखना कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो ये माइनस चार्ज अंदर की तरफ डिलोकलाइज हो जाएगा, इस तरह से देखो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आप खुद से सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, किससे अटैच है, बेंजोइक एसिड से अटैच है, तो ऐसा होने से जो चार्ज है वो रिंग में चला जा रहा है। मींस चार्ज का अमाउंट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। चार्ज का अमाउंट घट जा रहा है मींस स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी आने का मतलब है कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने का मतलब है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स आपने क्या सीखा कि चाहे फिनॉक्साइड आयन हो, ये फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, या फिर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन हो, ठीक है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो -I इफेक्ट शो करे, जो -M इफेक्ट शो करे, तो ऐसी सिचुएशंस में चार्ज की जो वैल्यू है, जो आयन माइनस में है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि ऐसा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसा फिनॉल जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बच्चों यहीं पर एक चीज़ आपको और सीखना चाहिए कि जो पोजीशन है वो 3 होती हैं, आपको पता है ये पोजीशन है। अब एक पोजीशन ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग सकता है, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग सकता है। बच्चों 3 अलग अलग सिचुएशन है, मैंने एक साथ बना दी है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक साथ लग सकता है। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम होती है, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम होती है। इसको अपन लोग कहते हैं ऑर्थो, इसको अपन लोग कहते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो, मेटा और पैरा कहीं पर भी लगा हो सकता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं इफेक्ट की। अभी हमने -I इफेक्ट को प्लान कर रहे थे, तो बच्चों -I इफेक्ट जो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, ध्यान से समझना, जो -I इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर होगा, तो ये -I इफेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम कहाँ पे काम करेगा, ऑर्थो पर। कोई कहेगा क्यों, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम है, नज़दीक में है, ये ग्रुप और ये ग्रुप नज़दीक में है, और चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर क्या लगेगा, मैक्सिमम, और पैरा पर क्या लगेगा, मिनिमम। पैरा पर क्या लगेगा, मिनिमम। इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बदलेगी, ऑर्थो पर ज़्यादा लगेगी, पैरा पर कम लगेगी। हाँ, -M की वैल्यू ना ऑर्थो पे बदलेगी ना पैरा पे बदलेगी। M इफेक्ट जो होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए -M की वैल्यू नहीं बदलेगी।
अब हम बात करते हैं मेटा पोजीशन की। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। जो मेटा पोजीशन होती है, इस मेटा पोजीशन पर केवल कौन सा इफेक्ट काम करता है? माइनस आई इफेक्ट काम करता है। केवल कौन सा इफेक्ट काम करता है? माइनस आई इफेक्ट काम करता है इस मेटा पोजीशन पर। मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर चाहे वो प्लस एम हो या माइनस एम हो, जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट है वो यहां पर काम नहीं करता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो यहां पर काम नहीं करता है, याद रखना। क्योंकि यहां पर हमारी मीजोमेरिक के लिए जो कॉन्जुगेशन की सिचुएशंस थी वो क्रिएट नहीं होती है, रिजोनेंस डेवलप नहीं हो पाता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। बच्चों ये कुछ काम की चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए। आपने क्या चीज़ सीखी कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना होगा। और क्या सोचना होगा? अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तब तो हमारा जो बेंजोइक एसिड है या बेंजोइक एसिड का जो डेरिवेटिव है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सेम टू सेम फिनॉल के साथ है कि अगर फिनॉक्साइड आयन, दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, अगर स्टेबल है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए चार्ज की वैल्यू कम करनी चाहिए। चार्ज की वैल्यू कम कब होगी? जब हम उसमें कौन सा ग्रुप लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे, दैट मीन्स वो माइनस आई इफेक्ट शो करे। जो माइनस एम इफेक्ट शो करे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण से उस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर मान लो दूसरा ग्रुप लग गया, दूसरा ग्रुप लगने का मतलब है अगर मान लो हमने, मैं नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ, अगर मान लो 2 मिनट के लिए ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस है बेंजोइक एसिड का, ये हमारे पास है। और इससे हमने एक ग्रुप कौन सा लगाया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो प्लस आई भी हो सकता है और प्लस एम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में जाएंगे। मीन्स रिंग में जाने का मतलब है यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब है इसकी चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन पर या फिनॉक्साइड आयन पर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन्स वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज करने का मतलब है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो घटा रहा है। ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हमारा ऑर्थो पर लगा हुआ है, तो ऑर्थो पर लगने से आपको पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। और जो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा लगेगा। जब हम पैरा पोजीशन पर लगाएंगे तो आई जो है वो कम काम करेगा, मिनिमम काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई इसकी, और मीजोमेरिक इफेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही हम मेटा पोजीशंस पर लगाएंगे, मेटा पोजीशंस पर लगाने से केवल और केवल कौन सा इफेक्ट काम करेगा? आई, वो भी मॉडरेट रहेगा, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बीच में आएगा। और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो मेटा पोजीशंस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करता है। तो बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट है जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए और हम लोग अप्लाई करते हैं। बच्चों एनिलीन और उसके डेरिवेटिव की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका भी डिसीजन इन्हीं सब तरीके से लिया जा सकता है। बट अभी मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो या तो बेंजोइक एसिड या उसके डेरिवेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, या फिर फिनॉल और उसके डेरिवेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। तो बच्चों ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना सीख लिया तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, और अगर आपने रिलेट नहीं कर पाया, अधूरा ज्ञान रहा, तो लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और ऐसी सिचुएशन में आप क्वेश्चन करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी आ जाएगी, मतलब क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से एक बार और सुन लेना और थोड़ा सा लिख लेना। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लिख लेना, तो आपको गलती होने की संभावना मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इस सबको मैं एक स्लाइड पर पहले रख देता हूँ और फिर मैं आपको आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें यहाँ रख दी हैं। अब आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हो, और चाहो तो एक बार वीडियो को दोबारा से सुन करके जो भी मेन पॉइंट्स बताए हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सीखो, खुद ही समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है या नोट लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट वी कैन फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने अभी हाल आपको बताया है, ये HA कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इफ A माइनस इज स्टेबल। ये कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को करते हैं, तो क्वेश्चंस को करने में आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको इसको इंक्रीज करना है। तो आप बताओ, ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। ये कार्बोक्सिलेट आयन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ OH ग्रुप अटैच है। आपको पता है ये जो NO2 ग्रुप है इसका इफेक्ट कौन सा होता है, -I और -M। -I -M का मतलब है ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से घटने लगेगी, चार्ज की वैल्यू घटने लगेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें OH की, तो OH में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ना, तो ये दो इफेक्ट शो करेगा, एक तो करेगा +M और एक करेगा -I। -I इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और +M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ भेजेगा। और आपको पता है +M इफेक्ट का जो पावर है वो -I इफेक्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए नेट रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। मतलब ये जो OH ग्रुप है ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, घटाता है, और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ इसमें क्या पूछ रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, तो आप कहोगे जिसमें आवेश की वैल्यू घटेगी वो स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बी के बाद जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है A, और वहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, वहाँ स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा C। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल B, फिर A और फिर कौन हो जाएगा, C। ये इसका आंसर होगा BAC। ठीक है, ध्यान से सीखो, अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू घटेगी, जो कि कब घटेगी, जब कौन सा ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो चार्ज की वैल्यू घट रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है ना, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, B की। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये तो स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। तो घटने वाले की इसकी बढ़ रही है, इसकी घट रही है, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि ग्रुप नहीं है, तो उसको बीच में रखेंगे। बीच में रखने से B की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और C की स्टेबिलिटी इससे घट जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। ये देखो वही क्रम है, देखो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये O माइनस है, O माइनस है, O माइनस है और O माइनस है। आप ऐसे ही चेक किया करो। अब इससे क्या अटैच है, बेंजीन 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 बेंजीन। ठीक है, यहाँ बेंजीन से कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ ग्रुप है CH3, यहाँ ग्रुप है CN और यहाँ ग्रुप है Cl। अब बच्चों CN जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, वो इफेक्ट शो करता है -M, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, साथ में -I। तो ये जो CN है वो कैसा ग्रुप है,
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू अंदर की तरफ लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करेगा, मींस स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर होनी चाहिए। अभी हम अनुमान लगा रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी। यहाँ देखो CH3 मीजोमेरिक इफेक्ट तो लगाता नहीं है, ये केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से चार्ज की वैल्यू बढ़ने लगती है, चार्ज की वैल्यू बढ़ने लगती है। अब बताओ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी तो घट जाएगी। यहाँ तो चार्ज की वैल्यू घट रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट, सॉरी प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। और आपको पता है हेलोजन के केस में आपको सिखाया गया है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर होता है वो ज़्यादा होता है प्लस एम की तुलना में। तो आप बताओ नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, चार्ज की वैल्यू घटाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन घटा रहा है, सी वाला। सबसे ज़्यादा कौन घटा रहा है, सी वाला। सी के बाद कौन घटा रहा है, डी वाला। उसके बाद कांस्टेंट कौन है, ए वाला। और बढ़ा कौन रहा है, बी वाला। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, Cn वाला, क्योंकि ये प्योरली नेगेटिव चार्ज को घटा रहा है। यहाँ घटा रहा है माइनस आई से, बढ़ा रहा है प्लस एम से, मगर चूंकि माइनस आई का पावर ज़्यादा है इसीलिए नेट रिजल्ट क्या होगा, घटाने वाला, चार्ज की वैल्यू घटाने वाला। तो सबसे ज़्यादा घटाने में आगे कौन है, सी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी के बाद होगा डी। यहाँ पर ना घट रही है वैल्यू ना बढ़ रही है वैल्यू, क्योंकि ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो फिर नंबर आएगा ए का। और यहाँ पर वैल्यू CH3 में प्लस आई की वजह से बढ़ रही है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो स्टेबिलिटी का ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए, एक क्वेश्चन और देख लो। ये क्वेश्चन और है, देखो यहाँ देखो, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, रिंग 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 रिंग, Cl है, CH3 है, NO2 है, OCH3 है। अब खुद से चेक करो, जो NO2 है उसका पावर प्योरली कौन सा है, उस NO2 का जो पावर है, पावर इन द सेंस कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये माइनस एम शो करता है, माइनस आई शो करता है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज में कमी आती है सी वाले में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी। ओके सर, तुरंत क्यों लिख दिया सी, क्योंकि मुझे दिख रहा है। आप लोग थोड़ा देखो, यहाँ OCH3 में यहाँ दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक है प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरा माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मीजोमेरिक का प्रभाव ज़्यादा है आई की कंपैरिजन में, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, बट केवल किस वजह से बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ेगी। मीजोमेरिक का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो चार्ज बढ़ाने में कौन काम करेगा, बी, और सबसे ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा डी में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ऑपोजिट काम कर रहे हैं, माइनस आई काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी में वृद्धि करेगा, मगर यहाँ पर माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पर। तो नेट इफेक्ट ये होगा कि ये आवेश की वैल्यू घटाएगा। तो घटाने में सबसे ज़्यादा आगे कौन था, डी वाला। घटाने में दूसरे नंबर पे कौन है, ए वाला। बढ़ाने में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन बढ़ा रहा था, सी वाला। और सबसे कम बढ़ाने वाला कौन था, बी वाला। तो सी, ए के बाद बी आएगा, देन डी आएगा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हो, CABD लिखा था, वही आंसर आपने निकाल करके दिया हुआ। बच्चों रिलैक्स होकर के सोचो, आप घबराना नहीं है आपको। कैसे होगा, क्वेश्चन आया, कुछ बच्चे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग ही नहीं लगाते हैं, सीधे छोड़ छाड़ देते हैं, या फिर जो ऑप्शंस लगाते हैं गलत हो जाते हैं। बच्चों वो सिलेक्शन वाले बच्चे नहीं हैं। कई लाखों बच्चे फॉर्म देते हैं और लाखों बच्चों में फ़ाइट होती है कुछ गिनती के हज़ारों बच्चों में। कुछ हज़ार बच्चे होते हैं जो सीरियसली एग्ज़ामिनेशन को देते हैं, बाकी जो बच्चे हैं कुछ केवल भीड़ बढ़ाते हैं। उन भीड़ बढ़ाने वाले बच्चों में नहीं जाना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना है कि वो बड़ी कोचिंग है वहाँ पर इतना पढ़ाया जाता है। बच्चों, बच्चे तो वही रहते हैं, दिमाग तो वही रहता है, प्रैक्टिस भी वो उतनी ही करते हैं, समय भी उनके पास उतना ही रहता है। स्टडी मटेरियल पे मत जाओ, डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पर। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना मजबूत कर लिया तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आप आराम से उसको कर ले जाओगे। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट पर आप अपनी पकड़ रखिए और आप अपने प्रति ईमानदार रखिए, ईमानदार रहिए। दूसरे के बारे में ये मत सोचिए वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो कम पढ़ रहा है। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और आपको जितना अधिकतम समय मिले उस अधिकतम समय में आप पढ़िए। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप बेहतर करने लगे हो, आपका जो मॉक टेस्ट है उनमें अच्छा स्कोर होने लगा है और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, दूसरे से तुलना नहीं करते हैं। हाँ, सोचते ज़रूर हैं यार वो पढ़ रहे हैं तो मुझे भी ज़्यादा पढ़ना है, इतना सोचते ज़रूर हैं, मगर उनका पढ़ने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का तरीका अलग है। उनके टीचर्स को पढ़ाने का तरीका अलग है, आपके टीचर्स ने पढ़ाने का तरीका अलग सोचा हुआ है। बट दोनों ही टीचर्स लास्ट में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्वेश्चंस पेपर में कर पाएँ, तो वो भी जो सिखाते हैं वही हम लोग भी सिखाते हैं। और जैसे वो बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। बट सारी मेहनत डिपेंड करती है बच्चे पर। अगर बच्चे मेहनत करते हैं तभी बच्चे का सिलेक्शन होता है। टीचर की मेहनत से टीचर को पेपर थोड़ा ना देना है कि उसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आपको सारे विषयों पर कमांड रखनी है और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में आपको बताना है। आप देखो OH OH COOH COOH, आपको पता है COOH जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल के कंपैरिजन में। बेंजोइक एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होती है। ये फिनॉल एक कंपाउंड है, ये बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप बताओ यहाँ पर बेंजोइट आयन बनेगा, इसमें CH3 ग्रुप क्या करेगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ाएगा। मींस इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो डिक्रीज, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, फोर्थ के बाद होगा थर्ड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, पहले तो होगा फोर्थ और फोर्थ के बाद कौन सा होगा, थर्ड। इतनी बात तो क्लियर है। अब आते हैं फिनॉल पर। अब ये फिनॉल है, ये Cl है। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में एसिडिक कौन हो जाएगा, दूसरा वाला और फिर पहला वाला। तो पहले दूसरा और फिर कौन सा हो जाएगा, पहला। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ है। एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। पहले आप नॉर्मली सोचो OH OH OH, तीनों फिनॉलिक कंपाउंड हैं। NO2 NO2 NO2, तीनों पर एक ही जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, पोजीशन भर का अंतर है। पैरा पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I मिनिमम। यहाँ पर केवल -I, क्योंकि मीजोमेर के यहाँ मेटा पोजीशन पे लगता नहीं है। और ऑर्थो पर I और -M और I मैक्सिमम। तो आप बताओ -I -M ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने में हेल्प करता है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, तीसरे की। तीसरे के बाद नंबर आना चाहिए पहले का और फिर दूसरे का। तो ये क्रम होना चाहिए 3 1 और 2, ये क्रम होना चाहिए, मगर ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब OH और NO2 पास में होते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने की वजह से ये H और NO2 आपस में जुड़ जाते हैं। H जो है वो गिव अप नहीं हो पाता है, और जब H प्लस त्यागा ही नहीं जाएगा तो फिर वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ वो शो नहीं कर पाएगा। ये वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पैरा वाला होता है, पैरा वाले के बाद ऑर्थो का नंबर आता है, पहले पैरा फिर ऑर्थो और लास्ट में कौन हो जाएगा, मेटा। तो ये इसका सही क्रम है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH एंड NO2 ग्रुप। तो जो ग्रुप है OH और NO2 उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो H जो है वो फ्री नहीं हो पाता है, H प्लस आयन त्याग नहीं पाता है ये, और इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, पैरा, फिर ऑर्थो, लास्ट में क्या हो जाएगा, मेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगले वाले में। अब देखो नेक्स्ट वाले में OH 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 OH, चारों फिनॉल है। बेंजीन 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 बेंजीन, सब पे बेंजीन रिंग से अटैच OH है, मीन्स फिनॉलिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर कुछ भी ग्रुप नहीं है, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ NO2 ग्रुप है, यहाँ NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M और -I। और
मेट पैरा पोजीशंस पर दोनों इफेक्ट काम करते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो जाएगा? डी वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा मेटा वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है और NO2 का माइनस आई पावर ज़्यादा होता है और यहाँ पर प्लस आई पावर है। प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर होगा। 4 3 1 2 सॉरी 4 3 1 2 इसका सही आंसर होगा। और इस आंसर को आप समझ सकते हो ये आंसर किस तरह से लिखा हुआ है। सारी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही मेंशन कर लिया है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में CH3 CH3 CH3। वैसे तो CH3 का H जो है वो निकलता नहीं है, मगर फिर भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है तो इसका मतलब आपको ये मानना है कि जो CH3 है उसका H जो है वो एसिडिक टाइप का है। मान लिया कि एसिडिक टाइप का है, एसिडिक टाइप का है, तो आप बताओ ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो आयन बनेगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। -M -I, दो इफेक्ट की वजह से यहाँ -M -I, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए इसका पावर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा? ऑर्थो, फिर पैरा और फिर मेटा। वो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने की वजह से ऑर्थो वाला पैरा से कमज़ोर हो गया था। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? ऑर्थो वाला, फिर कौन होगा? पैरा वाला, और लास्ट में कौन हो जाएगा? मेटा वाला, क्योंकि इसमें केवल आई इफेक्ट काम करता है, मीजोमेर इफेक्ट काम नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से, मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर है प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकैटायन, और ये है आपका एलिल कार्बोकैटायन। तो आप बताओ यहाँ पर सिचुएशन कैसी आ रही है? डबल, सिंगल, पॉजिटिव आ रही है। तो आप बताओ यहाँ पर रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और आपको पता है रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने का मतलब है यहाँ पर रीजोनेंस शो हो रहा है। तो रीजोनेंस का जो पावर है वो इंडक्टिव की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ पर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए एथिल ग्रुप ने कौन सा इफेक्ट लगाया? इंडक्टिव इफेक्ट लगाया। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, और यहाँ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है। तो आप खुद से सोचो कि रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब आओ यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ कार्बोकैटायन है। यहाँ देखो केवल कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? रीजोनेंस इफेक्ट। यहाँ देखो रीजोनेंस इफेक्ट एक बार और ये दो बार, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे। और यहाँ पर एक बार, फिर आगे बनेगा, यहाँ पर फिर आगे बनेगा, यहाँ पर, तो कई सारे रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो आप बताओ यहाँ पर तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ रीजोनेंस इफेक्ट, यहाँ रीजोनेंस इफेक्ट, यहाँ रीजोनेंस इफेक्ट। अब रीजोनेंस इफेक्ट इम्पैक्टफुल होता है जिसमें ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये और सबसे आखिरी में ये हो जाएगा। तो रीजोनेंस इफेक्ट का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सॉरी इस क्वेश्चन में जो स्टेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे कम ये होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर ये है बेंजिल, ये डाइफेनल कार्बोकैटायन, ये ट्राइफेनल वाला है। तो एक बेंजीन रिंग आने की वजह से इसमें रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? 3+1। एक तो ये खुद ही है, और एक बेंजीन रिंग 3 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो 3+1 इसमें 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ सिचुएशन पहले चेक कर लो। देखो सिचुएशन इस तरह की आ रही है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये कंडीशन यहाँ डेवलप हो रही है ना। देखो
डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ से भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ से भी कंडीशन आ रही है। यहाँ देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, और यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव। तो यहाँ तीन तीन रिंग आपकी रिजोनेंस में है, तो कॉन्जुगेशन में सॉरी। तो यहाँ पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4। यहाँ पर 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर 3 3 6 9 और 1 10। तो सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें बनेंगे? ट्राइफेनल कार्बोकेटाइन में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा ट्राइफेनल, फिर डाई, फिर मोनो। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, एक ही जैसे कार्बोकेटाइन है, एक ही जैसी रिंग है, मगर रिंग से ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। बच्चों NO2 का काम क्या होता है? -M -I ग्रुप। -M -I क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना, प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से माइनस चार्ज की वैल्यू घटती है, प्लस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस आई की वजह से वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। प्लस आई की वजह से ये वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। प्लस आई की वजह से ये प्लस चार्ज की वैल्यू घट रही है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस चार्ज को घटाता है, और माइनस चार्ज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यहाँ प्लस चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज को घटाने का काम कौन कर रहा है? प्लस आई। यहाँ पर प्लस चार्ज को घटाने का काम कौन कर रहा है? प्लस एम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज किस में घटता हुआ दिख रहा है? तीसरे वाले में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तीसरे के बाद कौन होगा? दूसरा। दूसरे के बाद कौन सा होगा? पहला, क्योंकि इसमें ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और वहाँ पर वैल्यू बढ़ जा रही है, तो फिर हो जाएगा चौथा। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। इस तरह से ये क्रम आपका डेवलप होगा, और इस क्रम को आप कर सकते हो। ठीक है, एक और देखो, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ये आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, एक ही तरह का कार्बोकेटाइन है, एक बार Cl है, एक बार CHO है, एक बार Cn है, एक बार NO2 है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बेटा खुद से करो, खुद से थोड़ा सोचो। आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है, ये आंसर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। क्यों है उसका आंसर भी मैंने मिनिमम मैक्सिमम करके लिख रखा है, आप खुद से चेक करो। देखो, ये जो I में मिनिमम है, I में मैक्सिमम है, ये डिस्टेंस की वजह से है, और M में मिनिमम है, M में मैक्सिमम है। ये मीजोमेरिक इफेक्ट कौन सा ग्रुप ज़्यादा शो करता है, कौन सा इफेक्ट कम शो करता है? ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो ग्रुप शो करते हैं उनका ऑर्डर हमने सीखा था, उस ऑर्डर के बेस पर आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बच्चों, हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको स्वयं से करने चाहिए, और आप सेल्फ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब इसके बाद कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी सेम पार्ट से डिस्कस होगी। बस आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप माइनस चार्ज की वैल्यू घटाते हैं, कौन से ग्रुप माइनस चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन सब बातों से हमारे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी डिसाइड हो जाएगी। एक बार चेक कर लो, देखो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर रिजोनेंस की कंडीशन नहीं है, और इवन ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज की वैल्यू बढ़ा दे रहा है, इसलिए ये तो स्टेबल कम होगा, कम स्टेबल होगा। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन की कंडीशंस बनी हुई है, तो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप हैं ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ा देंगे, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर रिजोनेंस की कंडीशन बन रही है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। यहाँ पर डबल टाइम रिजोनेंस बनता हुआ दिखेगा, तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल। और यहाँ पर एक बार, दो बार, ऐसे कई बार आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। इस तरह से बच्चों कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी है। अब आप इस तरह से बहुत सारी स्टेबिलिटीज़ मैंने लिख रखी हैं, इन स्टेबिलिटीज़ को आप देख लीजिए एक बार।
और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चन करिएगा आप लोग इससे। कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर वही एक फेनल रिंग है जिसकी वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, तो 3 + 1 यहाँ पर बनेंगे 4, यहाँ 7, यहाँ पर 9 + 1 दैट इज़ 10। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो आपकी स्टेबिलिटी है वो ट्राई फेनल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और एक फेनल वाला कम स्टेबल होगा। यहाँ पर देखो ये CH3 ग्रुप है बच्चों, देखना ये जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। ध्यान से समझना बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। देखो यहाँ CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पर माइनस आई की वजह से घटेगा, प्लस एम की वजह से बढ़ेगा, मगर प्लस एम डोमिनेट करता है, इसलिए ओवरऑल प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ कहाँ दिखेगा, OCH3 में चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि इसमें भी चार्ज बढ़ रहा है बट कम स्टेबल तो है ही, मगर इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखो Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से, इसलिए ये चार्ज की वैल्यू घटाएगा, तो ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर Cn है, Cn क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से माइनस आई इफेक्ट की वजह से चार्ज की वैल्यू तो बढ़ेगी, मगर माइनस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा। तो फाइनली ये माइनस आई की वैल्यू जो है वो, सॉरी, माइनस चार्ज की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फोर्थ के बाद आपका हो जाएगा फोर्थ थर्ड एंड देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप और देख लो, और भी क्वेश्चंस हैं कुछ, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस उलझ जाए पूछेगा, मैंने सब तरह के क्वेश्चंस आपके लिए ले रखे हैं और आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बड़े सरल सरल क्वेश्चन हैं, आप करना। जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट से ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चंस तो आपके एक झटके में हो जाएंगे। अब चूँकि हमारे पास समय सीमा बड़ी निश्चित है, तो अब हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करा पाएंगे। फिर भी मैंने अपनी थ्योरी पार्ट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, तो उस प्रैक्टिस को आप लोग कीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्विच करते हैं और हम लोग आपको सिखाते हैं बचे हुए टॉपिक को। बचे हुए टॉपिक में 2 छोटे छोटे इफेक्ट हैं। एक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसका ज़्यादातर यूज़ या तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को पता करने में होता है, या फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी को पता करने में हम हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल और भी जगह होता है बट ज़्यादातर इन्हीं जगह पर यूज़ होता है। और उसके बाद एक छोटा सा इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और देन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कार्बोकैटायन के बारे में बात लंबी चौड़ी हो चुकी है मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो हल्का फुल्का जो ब्रीफ बच गया होगा वो भी डिस्कस करेंगे। कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बेंजाइन, कार्बीन और नाइट्रीन, इनके बारे में बात अभी रिएक्शंस के दौरान हम करेंगे। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें हम इन इंटरमीडिएट्स के बारे में तब बात कर लेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस को। तो बच्चों ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्लाइड्स आपके सामने रखी है। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन में तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं, तमाम सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बट पहले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे जाते हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है। अपन लोग देखो कैसे देखेंगे। अपन लोग स्टार्ट करेंगे सिग्मा, या इस तरह से कर लो CH C डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड CH। यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो अपन लोग देखो क्या देखते थे कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल डबल, इस तरह से मैंने याद कराया था। अब यहाँ पर डबल, ठीक है, सिंगल,
ठीक है, बट यहाँ आगे क्या होना चाहिए, CH। इस तरह की सिचुएशंस अगर आपको देखने के लिए मिले तो इसका मतलब है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने की कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो ध्यान से समझो, ये हमारे पास है, ऐसा समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड वाला है। अब इसके बगल में कौन है, कार्बन। उस कार्बन को अपन लोगों ने कह दिया अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर अगर H होंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो ये जो CH इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो CH बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर इस तरह की सिचुएशंस आती है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्कीन है, इस एल्कीन में हमने नाम लिया प्रोपीन का। ये हमारे पास है प्रोपीन। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH। तो ये जो CH है ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, स्पेशल कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से अब क्या होगा, अब क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डीलोकलाइज होने लगेगा। और आप बताओ इससे एक रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होगा। वो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से होगा, आप खुद से सोच लो, खुद से सोच लो किस तरह का होगा। ये H, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये C, इस H, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ क्या हो जाएगा, H प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह हो गया डबल बॉन्ड, CH एंड CH2 माइनस। इस तरह का एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गया। अब बच्चों देखो इसी में देखो ऐसा भी तो हो सकता था, इसी में देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला H ना मूव करके ये वाला H मूव करने लगे। ये भी तो हो सकता था कि ये वाला H मूव ना करके ये वाला H मूव करने लगे। भाई तीनों सिचुएशंस हैं। अब तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं तो आप बताओ इसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स दो और बनेंगे। कौन से बनेंगे, अगर ये वाला मूव कर दिया तो H C H, यहाँ क्या हो जाएगा H प्लस C H सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। और अगर मान लो ये वाला मूव करा दिया तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH H, इन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा H प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसको कहेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि H प्लस मिल जरूर गया है मगर ये फ्री टू मूव नहीं है। ये H प्लस आयन विलयन में अलग नहीं होता है, सोल्यूशन में अलग नहीं होता है, क्योंकि अगर अलग हो जाएगा तब तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये H प्लस सोल्यूशन में अलग नहीं होता है। बस हाँ यहाँ याद रखने वाली बात है C और H के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, बट फिर भी वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस इफेक्ट को अपन लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका जो डिस्कवरी है वो बेकर-नाथन ने किया था, इसलिए इसे बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होता है और तब जाकर के ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बने आप खुद से देख सकते हो कि डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में था उसके बगल वाले कार्बन को अपन लोग कह रहे हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जितने H होते हैं उन H को गिन लो और एक ऐड कर दो, 3 H थे तो 3 प्लस 1 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब हम बच्चों पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ध्यान से देखना है आपको, कठिन नहीं है, गलती मत करिएगा। लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज द एबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लिखा है इज द एबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड टू अंडरगो कॉन्जुगेशन विथ एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको फिर बताया जो CH
कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब आपकी कंडीशंस कैसी है, डबल सिंगल सी एच बॉन्ड, डबल सिंगल सी एच बॉन्ड, अगर इस तरह की कंडीशंस है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो सी एच इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और पाई बॉन्ड के साथ जब सी एच इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इस इफेक्ट को लिखा है, इस इफेक्ट को अपन लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बेकर नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड सिग्मा पाई इफेक्ट, इसी को बोलते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ध्यान से देख लो, केवल इतना ही इसमें सीखने लायक है, क्योंकि इसका जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना बना के नहीं दिखाने हैं, बना बना के नहीं दिखाने हैं, आपको केवल ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें 1 प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम लोगों को पता चल जाएंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। एक बार फिर से देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द एबिलिटी ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन of CH bond to undergo conjugation with the adjacent pi electrons. It is also known as Baker-Nathan effect, no bond resonance and sigma pi effect. ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस लिखे हुए हैं, एक एक करके हम केसेस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला केस लिखा हुआ है लिखा हुआ है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसको आपको बताया गया है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, अभी फिलहाल यहाँ पर डबल बॉन्ड हमको देख रहा है, मेन ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर जो भी एच अटैच रहेगा, 3 एच अटैच हैं, तो इनको अपन लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। लिखा है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अल्फा बीटा एंड गामा नॉमेनक्लेचर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से वो चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो, अल्फा कार्बन की डेफिनेशन लिखी है, अल्फा कार्बन इज द कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप सच एज सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, सी डबल बॉन्ड सी, उससे जस्ट लगा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। द हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। फॉर an alpha carbon bond to be eligible for hyperconjugation, alpha carbon must be sp3 hybridized। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि अल्फा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाई गई है अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन की, आप उस मैकेनिज्म को देख करके खुद ही बना सकते हो। देखो मैंने अभी अलग को बनाई थी, यहाँ देखो ये C डबल बॉन्ड C है, इसके बगल वाले कार्बन पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, एंड फाइनली ये H प्लस अलग हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इस तरह से ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। इस वाले H को हटाया, आप इसको हटाते तो दूसरा H से दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता, इस वाले H को हटाते तो तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता। तो इस तरह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। लिखा है द हाइब्रिड फॉर्म बाय दीज रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन तीनों को हटा करके हमने एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हमने इस तरह का बोला है, ये वाला H भी हट गया, ये वाला H भी हट गया, ये वाला H भी हट गया, टोटल 3 + 1 दैट इज 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने बना करके दिखाए हैं। आगे लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड मोर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू पाई इलेक्ट्रॉन। और एल्किल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर
बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको पता है मैथिल, उसके मैथिल, इसके बाद एथिल, फिर आइसोप्रोपिल और उसके बाद क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। मैथिल की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का पावर लिखते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर किसका हो जाएगा, मैथिल ग्रुप का। ये किसका पावर है, इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है, माइनस आई सॉरी प्लस आई पावर है। और यहाँ पर जो पावर है वो सबसे ज़्यादा किसका है, मैथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और ये किसका पावर है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो पावर है वो ये है, ठीक है। आगे देखो लिखा है मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, more is the pi bond delocalization. This implies that more will be the stability of alkenes and less will be the heat of hydrogenation and more is the no bond resonance energy. आपको केवल इतना करना है कि हम आपको कई सारी एल्कीन्स देंगे, उन एल्कीन्स में हम आपसे पूछेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बात हो रही है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्टली, वो आपको समझ में आएगा। जैसे विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, आप खुद से चेक करो। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन है अल्फा यहां से, और तीनों 3 6 ये है। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये दूसरा डबल बॉन्ड CH CH3। तो बच्चों 3 H ये हैं, 3 H ये हैं, 3 H ये हैं, 9 H हैं और 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर इसकी बात करें तो CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है CH और फिर यहाँ पर क्या है CH3। तो बच्चों ये वाला कार्बन केवल अल्फा कार्बन है, तो इस पर कितने H हैं, एक ही H है, तो इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ 10 बनेंगे। तो ये वाली जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 1। ये लिखा है देखो अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच, अल्फा एच कितने हैं 9, अल्फा एच कितने हैं 1। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन, जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन है उसको भी हम लोग इसी बेस पर कुछ देख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन चलो जाने दो, ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आप खुद से देख लो, ये कार्बोकैटायन है, इससे अल्फा H लगे हुए हैं और अल्फा H क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज में कमी लेके आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर क्या होंगे कई सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी लेकर के आता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन is delocalized over alpha hydrogen to give stability to the carbocation. More is the number of alpha hydrogen, more is the stability of carbocation. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी आएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एक छोटा सा स्टेबिलिटी पार्ट था बच्चों। यही स्टेबिलिटी आप फ्री रेडिकल से देख सकते हो, यही कार्बोकैटायन पर देख सकते हो, और यही इस तरह की स्टेबिलिटी आप एल्कीन पर देख सकते हो। जनरली इन 3 की स्टेबिलिटी जो है वो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको याद क्या रखना है कि इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट। मीजोमेरिक में भी क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मगर मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट परमानेंट हो रहा था, ठीक है। लिखा था परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पोलराइजेशन परमानेंट हो रहा था। यहाँ पर जो इफेक्ट है मीजोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है,
ये टेम्परेरी इफेक्ट है। जब अटैकिंग रिएजेंट पास में आता है तब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है। बट टेम्परेरी पोलराइज होने का मतलब है कि जैसे ही हमारा रिएजेंट हट जाएगा तो वो फिर से हमारी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा। दैट मीन्स पोलराइजेशन केवल तभी होता है, पोलराइजेशन केवल तभी होता है जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट जो है वो उसके नज़दीक में आता है। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो आप। लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट एंड इज देयरफॉर अ टेम्परेरी इफेक्ट। याद करिएगा ये कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस अ मॉलिक्यूल द मल्टीपल बॉन्ड सच एज सी डबल बॉन्ड ओ पोलराइज्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही रिएजेंट आएगा ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस आएगा, तो रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड्स का ब्रेक होना, रिएजेंट्स की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का ब्रेक होना। पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी का हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ का भी हो सकता है। तो इस तरह का पोलराइजेशन होना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, लिखा है व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड इज बिटवीन टू अनलाइक एटम। अगर दो सेम चीज़ के बीच में है तो बॉन्ड इधर भी दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है। बट लिखा है व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड इज बिटवीन टू अनलाइक एटम द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो इस तरह से होगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आई मीन सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कैसा इफेक्ट होता है, तो याद रखना कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और रिएजेंट्स की प्रेजेंस में होता है। ये इस तरह से बॉन्ड टूटेगा तो ओ पर माइनस आएगा और सी पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब जो कुछ चीज़ें नोट में लिखी हुई हैं उसको आप पढ़ के देखो। लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट इज सिग्मा सिग्मा इंटरेक्शन एंड एक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ पाई पाई इंटरेक्शन एंड एक्ट एज थ्रू वीक पाई बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखा है सिग्मा पाई इंटरेक्शन एंड एक्ट थ्रू अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा एंड वीक पाई बॉन्ड। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, पहले रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर हम किसी कंपाउंड में रेजोनेंस भी लग रहा है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होगा, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कमजोर इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इस चार्ट से आपको ये चीज़ याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताया 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, हम फिलहाल 3 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन में डेफिनेशन है कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जिस ऑर्गेनिक स्पीशीज़ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। ये सब चीज़ आपको मैंने कार्बोकैटायन में बताई भी है। ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है, ये देखो 3 बॉन्ड बने हैं H के साथ, ये ऑर्बिटल खाली है, 120 डिग्री एंगल है और ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले भी पता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन में ये कौन सा कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। मैं बहुत सारा यूज़ किया हूँ अभी, तो इन सबको समझने में दिक्कत नहीं होगी। CH3+ को प्राइमरी मैथिल कार्बोकैटायन कहते हैं। जब इससे एक तरफ एल्किल ग्रुप होगा तो प्राइमरी,
जब इसमें दो तरफ एल्किल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी, और तीन तरफ एल्किल ग्रुप होंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन में कुछ और भी तरह के कार्बोकैटायंस होते हैं, जैसे एलाइलिक टाइप का कार्बोकैटायन। एलाइलिक टाइप का कार्बोकैटायन इस तरह का होता है, डबल बॉन्ड C+, इस तरह का रहता है। डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड है, और उससे जो कार्बन है अगर उस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। और अगर बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। इसको बोलेंगे एलाइलिक, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। और अगर डबल बॉन्ड पर तुरंत ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। तो इस तरह के ये कार्बोकैटायन है। देखो नाम लिखा है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइल कार्बोकैटायन। तो एलाइलिक का मतलब समझ गए, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कॉन्जुगेशन में अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक। उसके कॉन्जुगेशन में अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजाइलिक। अगर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सीधे डबल बॉन्ड पर प्लस चार्ज है तो विनाइलिक, और रिंग पर डायरेक्टली प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, एलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइलिक कार्बोकैटायन और एरिल कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायंस के कुछ और टाइप्स हैं, यहाँ समझ में आपको आ गए होंगे। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, सब तरह के इफेक्ट काम करते हैं। कुछ फेमस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देख लो। टर्सरी वाला बेंजाइलिक से ज़्यादा होता है, बेंजाइलिक एलाइलिक से ज़्यादा होता है, एलाइलिक का स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा है, सेकेंडरी का स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा है, प्राइमरी का स्टेबिलिटी मेथिल कार्बोकैटायन से ज़्यादा है, मेथिल कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा है, और उसके बाद उसका भी ज़्यादा है इस वाले कार्बोकैटायन से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको लर्न करना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये फेमस और ना चेंज होने वाली ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, इसको आपको याद रखना है। कुछ और भी कार्बोकैटायंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इससे ज़्यादा कौन ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें दो बेंजीन रिंग हो जाएगी इस तरह से। अगर हम इससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन हो जाएगा, PH2CH+। इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, PH3C+। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये। इसमें डांसिंग, रिजोनेंस की कंडीशंस देखने के लिए मिलती है, तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये है। तो ऐसा नहीं है कि यही कार्बोकैटायंस होते हैं, बट आपको याद होने चाहिए। इसमें एक रिंग है, इसमें दो रिंग है, इसमें तीन रिंग है, और इसमें तीन तीन साइक्लोप्रोपिल रिंग है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपके कार्बोकैटायंस की होती है, ये आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद हम बात करते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। बच्चों, कार्बोकैटायन जब भी किसी रिएक्शन में बनता है तो अगर वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो उसमें यदि पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी में अरेंज हो सकता है तो वो अरेंज हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचो, आपको बैठने की एक जगह दी गई, वहाँ पर आप पैर मोड़ करके बैठे हुए हो, तो थोड़ी देर तो बैठे रहोगे, फिर आपके पैर दर्द होने लगेंगे तो आप सोचोगे कि पैर को फैला लिया जाए। अब अगर पैर फैलाने की जगह है तो आप पैर फैला लोगे, और अगर पैर फैलाने की जगह ही नहीं है तो फिर आप फैला नहीं पाओगे। मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, पहले तो ये बनेगा। फिर उसके बाद क्या वो कार्बोकैटायन जो बना है, क्या वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है? अगर हो सकता है, कंडीशंस उसके लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, रीअरेंज कर लेगा। मतलब रीअरेंजमेंट जो है वो कार्बोकैटायन में देखने के लिए मिलता है। तो कार्बोकैटायन की बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, और रीअरेंजमेंट जब भी होता है तो H- अपनी जगह से मूव करता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर एक और शिफ्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्किल शिफ्ट।
तो एल्किल शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्ट की वजह से प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में रीअरेंज होता है और इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट। तो बच्चों रीअरेंजमेंट को आप समझ लो, रीअरेंजमेंट को आप समझ लो। जैसे यहाँ देखो, ये हमारे पास CH3 CH2 प्लस, ये देखो ये हमारे पास, ये देखो CH3 C CH3 H CH2, ये बच्चों हमारे पास एक कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन में अगर ये CH3 जिस कार्बन पर प्लस होता है उसको 1 बोलेंगे, जिस पर ग्रुप लगा हुआ है उसको 2 बोलेंगे। अगर ये मैथिल ग्रुप अपने आप को शिफ्ट करके यहाँ लेके जाए तो आप बताओ क्या सिचुएशन बनेगी। CH3 C H CH3 और यहाँ आ जाएगा प्लस CH2 और मैथिल ग्रुप वहाँ आ गया इस तरह से। तो आप बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन था 1 डिग्री और ये कौन सा हो गया 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसमें कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन अकेला भी शिफ्ट हो सकता है, उसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से या एल्किल ग्रुप की शिफ्टिंग से एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है रीअरेंज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट। और कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट जब होता है तो एक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। तो ये हो गया कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट। आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारे पास रिंग है और उस रिंग के की एटम पर अगर प्लस चार्ज है तो रिंग का क्या हो जाता है एक्सपेंशन। मतलब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है अब वो 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर रिंग से अल्फा कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप होता है तो वहाँ रिंग एक्सपेंशन की कंडीशंस देखने के लिए बनती है। हाइड्राइड या मैथिल शिफ्ट नहीं होता है और वहाँ रिंग एक्सपेंड कर जाती है। और अगर रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है तो 4 मेंबर्ड में बदल जाएगी, या 6 मेंबर्ड रिंग है तो 5 में बदल जाएगी, या 7 मेंबर्ड रिंग है तो 6 में बदल जाएगी। मींस रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। रिंग का एक्सपेंशन कब होता है जब रिंग से अल्फा कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो वहाँ रिंग एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कब देखने के लिए मिलता है जब रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें बताई तो गई हैं बट ये सारी चीज़ें हम आपको तब सिखाएंगे जब हम आपको रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में ही रिंग का एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी आता है जो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बेनाइन में अगर ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है और ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ट्रायंगुलर प्लेनर अगर रहेगा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है sp2 होता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आपके सामने है। कार्बेनाइन में सबसे लीस्ट स्टेबल होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मैथिल, फिर एलाइल और उससे ज़्यादा कौन हो जाएगा एक बेंजीन रिंग वाला, फिर 2 बेंजीन रिंग वाला और 3 बेंजीन रिंग वाला। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। इसकी स्टेबिलिटी भी डिसाइड करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और आपके हाइपर कॉन्जुगेट इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट को स्पेशली हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तब जा करके हमारी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इथेन से बना हुआ कार्बेनाइन है या एथिलीन से बना कार्बेनाइन है या एसिटिलीन से बना कार्बेनाइन है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है 50%, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है 33%, 33.3%, और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है वो कितना है 25%। इसमें s कैरेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर कौन सा हो जाएगा पहला।
ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन सी हो जाएगी, थर्ड, देन टू, देन हो जाएगा वन। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी पढ़नी नहीं है। अब देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। और इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें दोनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं, sp3 और sp2 दोनों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता है तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो देखो पढ़ के देखते हैं। डेफिनेशन है, कार्बन फ्री रेडिकल इज द intermediate of carbon having an odd electron. It is neutral and has 7 electron in the valence shell. It is highly reactive as it requires only 1 electrons to complete its octet and therefore is short lived. इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत कम समय के लिए ये पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 के बीच में होता है, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन के बीच में होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 दोनों पाया जाता है। ध्यान रखना है, जो इसमें मुद्दे की चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हुई है। देखो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल वाज सपोज्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स। इट वाज प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लेस्ड ऑन it has sp2 hybridization, and when electron withdrawing group are placed free radical it is sp3 hybridized। ये याद रखिए आप। और बाकी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आप देख सकते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ट्राई एल्किल, डाई एल्किल, फिर एल्किल प्राइमरी है, फिर ये मैथिल ग्रुप है। उसके बाद ये इसकी स्टेबिलिटी है और इसकी स्टेबिलिटी को आप याद कर डालिएगा। और यहाँ पर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का जो कुछ भी सेगमेंट डिस्कस करने लायक था वो मैंने कर दिया। टाइप ऑफ रिएक्शन बचा हुआ है, मैंने आपको फिर बताया, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर बताने चाहिए। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स में पहले आपको इनऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूँगा। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज तक के वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अब हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में स्विच करेंगे और टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएजेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इतनी क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ के रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।